Hello everyone, welcome to our channel GS Guru Academy. This is me सोनिया धामा. हमने अपना पॉलिटी का फाउंडेशन कोर्स अपने इस चैनल पे 2 दिन पहले लॉन्च कर दिया है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी के लिए. और मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल बेसिक ही पढ़ा रही हूँ. चाहे आपने कभी पॉलिटी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, सभी के लिए ये रेलिवेंट होने वाला है और सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अब तक की हमने 2 क्लासेस में देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पॉलिटी क्या है, क्यों हम पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं. ठीक है, ये सब हमने देखा. कॉन्स्टिट्यूशन की क्या आवश्यकता है, क्या विशेषताएं हैं कॉन्स्टिट्यूशन की. ठीक, अब हम कल जो हमने पढ़ाया थोड़ा सा मैं उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. देखिए हमने क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं जो हमारी क्लास से बन सकते हैं. तो सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करेंगे. जो मैंने कल आपको पढ़ाया उसी का एक रिवीजन भी हो जाएगा और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमारे डिस्कस हो जाएंगे. हमने देखा था कि संविधान जो है संकलन के आधार पर, है ना, संकलन के आधार पर संविधान संकलन के आधार पर संविधान जो है वो 2 तरह का हो सकता है. हमने संविधान की विशेषताओं में पढ़ा था, है ना, कि भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है. भारत का संविधान लिखित संविधान है. ठीक है, संकलन के आधार पर संविधान कैसा हो सकता है, लिखित हो सकता है, अलिखित हो सकता है. अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं. सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि भारत का जो संविधान है, देखो भारत के संविधान के जनक किसे कहा जाता है. संविधान के जनक की अगर मैं बात करूं तो संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है. ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो बनता है कि सबसे, देखिए भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बड़ा और छोटा, लिखित संविधान से क्वेश्चन बनते हैं. छोटे से छोटा संविधान किसका है और बड़ा संविधान किसका है. तो जो सबसे छोटा संविधान अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा लिखित संविधान अगर हम बात करें तो शब्दों के आधार पर, है ना, कि शब्द कितने हैं, शब्दों के आधार पर सबसे छोटा जो लिखित संविधान है वो है मोनाको का संविधान है. शब्दों के आधार पर यहाँ के संविधान में 3814 शब्द हैं इनके संविधान में. ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर हम देखें अनुच्छेद के आधार पर, अनुच्छेद के आधार पर अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान है. अनुच्छेद के आधार पर अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान है. यहाँ के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं. 7 अनुच्छेद हैं इनके संविधान में, अमेरिका के संविधान में. ठीक है, अगर क्वेश्चन में शब्दों के आधार पर सबसे छोटे संविधान की बात आती है तो वो मोनाको का संविधान है. अगर अनुच्छेद के आधार पर बात की जाती है तो सबसे छोटा संविधान जो है वो अमेरिका का संविधान है. और अमेरिका का संविधान ही सबसे पुराना लिखित संविधान है. ठीक है, सबसे पुराना लिखित संविधान भी अमेरिका का ही है. ये कब बना था, 1789 में. ओके, अब जब हम बात करेंगे सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो हमारे भारत का संविधान है, इंडिया का संविधान. ये आप चाहे फिर बात करें अनुच्छेद के हिसाब से भी और शब्दों के हिसाब से भी, अनुच्छेद के हिसाब से भी और शब्दों के हिसाब से भी, अनुच्छेद के हिसाब से भी और शब्दों के हिसाब से भी, दोनों ही तरीके से भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है. ओरिजिनली हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 395 आर्टिकल्स थे. अगर एट प्रेजेंट में बात करूं तो एट प्रेजेंट ये हमारे 448 हो गए हैं. शब्दों अगर यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि भारत के संविधान में कितने शब्द थे, जब हमारा संविधान बना था तो कितने शब्द थे, तो ये 1,17,369
शब्द थे जो हमारा संविधान बना था। तो हमारे संविधान में 1,17,369 शब्द थे और एट प्रेजेंट अगर बात की जाए तो अब तो ये 1.5 लाख के आसपास हो रखे हैं, 1,50,000 के आसपास शब्द यहाँ पे हो रखे हैं। ठीक है, ये सब आपके फैक्ट्स हैं जो आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। संविधान से यहाँ से हमारे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। अलिखित संविधान की बात की जाए तो अलिखित संविधान जो है वो सबसे पुराना और अलिखित संविधान जो है वो है ब्रिटेन का संविधान। लिखित और अलिखित मैंने बताया था, अलिखित का केवल यह मतलब नहीं है कि वहाँ का जो संविधान है वो बिल्कुल लिखा हुआ नहीं है, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अलिखित का मतलब होता है कि वहाँ के संविधान का जो मेजर पोर्शन है वो अलिखित है और कम पोर्शन लिखा हुआ है। जैसे ब्रिटेन का संविधान 1215 के मैग्ना कार्टा से वहाँ का रूल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे ये संविधान से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे बनते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है कि जो संविधान है, इसको जब हमारा संविधान लिखा गया था ओरिजिनली इंग्लिश में लिखा गया था, तो इंग्लिश में संविधान को किसने लिखा था? अंग्रेजी में इंग्लिश में संविधान को किसने लिखा था? तो अंग्रेजी में जो संविधान लिखा गया था वो लिखा था प्रेम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इंग्लिश में संविधान को लिखा था। यहीं पे अगर बात करें हिंदी में संविधान को फिर किसने लिखा, तो हिंदी में संविधान को लिखा था बसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी में संविधान को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से हमारा संविधान से बनता है कि जो संविधान का जो अलंकरण है, ठीक है, साज सजावट, संविधान का अलंकरण किसने किया था? तो संविधान का अलंकरण संविधान का अलंकरण तो संविधान का अलंकरण आगे लिख देते हैं। संविधान का अलंकरण साज सजावट मतलब किसने सजाया था? तो संविधान का अलंकरण किया था। यहाँ पे हमारे 3 इंपॉर्टेंट नाम हमें याद रखने होते हैं संविधान के अलंकरण में। पहला नाम हमारा होता है नंदलाल बोस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे थे नंदलाल बोस और इनके साथ थे राम मनोहर। नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं, इसके लिए नेक्स्ट पेज ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा संविधान के, जब मैं अलंकरण की बात करती हूँ, ठीक है, जब मैं बात करती हूँ संविधान का अलंकरण किसने किया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था संविधान का अलंकरण बोले मतलब साज सजावट किसने की थी? अडॉर्नमेंट। तो संविधान के साज सजावट में सबसे पहले हमारे मेन पर्सन आते हैं संविधान के अलंकरण में, वो थे नंदलाल बोस। इनके साथ थे राम मनोहर सिन्हा और 22 अन्य सदस्य भी थे। इनके साथ साथ 22 और अन्य 22 अन्य सदस्य भी थे। ठीक है, 22 सदस्य भी थे। यहाँ पे कंपटीशन में मेनली नंदलाल बोस का नाम आ जाता है। अगर दोनों में से कोई भी नाम आपको मिले तो आप हमेशा नंदलाल बोस के साथ ही जाएंगे। मोस्टली नंदलाल बोस ही हमें देखने को मिलता है। तीनों ने दोनों का साथ था। इनके साथ साथ 22 और अन्य सदस्य भी थे। ठीक है, हम अगर इनकी बात करते हैं, ये जो नंदलाल बोस थे, एक क्वेश्चन और बन जाता है, नंदलाल बोस जो थे, तो नंदलाल बोस की जब हम बात करते हैं तो हमारे जो नंदलाल बोस थे ये शांति निकेतन से पढ़े थे। क्वेश्चन बन जाता है, नंदलाल बोस शांति निकेतन से पढ़े थे। कहाँ है शांति निकेतन? बिहार में।
ठीक है। नंदलाल बोस के जो गुरु थे, इनके जो गुरु थे वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। जो भारत माता की जो पेंटिंग है ना, भारत माता की जो मूर्ति है, भारत माता की जो पिक्चर है वो इन्होंने ही बनाई है। भारत माता की पिक्चर, भारत माता का चित्र इन्होंने ही बनाया है। ये भी फैक्ट है, आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन में पूछ लिया, कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे। ठीक है, ये हमारे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो अब तक हमने पढ़ा संविधान की। जैसे कि हम विशेषताएं पढ़ रहे थे, तो संविधान की विशेषताओं में हमने पढ़ा था, जैसे कि हमने संविधान की विशेषताओं में पढ़ा था कि संविधान से ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि संविधान कैसा संविधान है, सबसे बड़ा किसका संविधान है, छोटा किसका है, संविधान लिखित किसका सबसे छोटा है। ठीक है, संविधान किसने लिखा, संविधान किसने लिखा, इंग्लिश में किसने लिखा, हिंदी में किसने लिखा। ओके, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज की जो हमारी क्लास रहेगी, हमारा जो क्लास का टॉपिक रहेगा वो रहेगा सरकार के अंग। जैसा कि संविधान की विशेषताओं में मैंने बताया था कि संविधान का काम क्या है, संविधान जो है वो सरकार की सीमाओं पर, सरकार की सीमाओं को लिमिट जो करता, सरकार की सीमाओं को निर्धारित करता है। संविधान सरकार की सीमाओं को निर्धारित करता है। ठीक है, यहां पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान है, संविधान ही है जो, संविधान सरकार की, संविधान सरकार की, संविधान सरकार की सीमाएं तय करता है। संविधान सरकार की सीमाएं तय करता है। Constitution limits, Constitution limits the power of government, of government। कैसे करता है संविधान? ठीक है, अब यहीं से हम पढ़ेंगे संविधान कैसे करता है, संविधान सरकार के अंगों की, सरकार की शक्ति कैसे निर्धारित करता है, कैसे उस पर सीमा लगाता है। आज का हमारा यही, हमारा आज का क्लास का हमारा टॉपिक है कि सरकार के अंग। ठीक है, यहीं से हमारा टॉपिक आता है सरकार के अंग, सरकार के अंग, सरकार के अंग। तो सरकार के 3 अंग हैं। अगर जब हम बात करते हैं सरकार की, सरकार के अंग का मतलब है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला होता है हमारा विधायिका, 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 विधायिका को हम बोलते हैं लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। विधायिका का काम होता है विधि निर्माण करना, लॉ मेकिंग का काम, लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग, विधि निर्माण करना, विधि निर्माण करना, विधि निर्माण करना किसका काम है? विधायिका का काम है। फिर दूसरा ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का, हमारा दूसरा ऑर्गन होता है कार्यपालिका, कार्यपालिका। कार्यपालिका को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका का काम होता है विधि को एग्जीक्यूट करवाना, विधि का क्रियान्वयन। ये जो हमारी विधायिका ने विधि बनाई है उसका क्रियान्वयन करना, उसको एग्जीक्यूट करवाना, क्रियान्वयन करना, विधि का क्रियान्वयन करना, एग्जीक्यूट करना लॉ को, एग्जीक्यूट द लॉ। ठीक है, एग्जीक्यूट करना लॉ को, ये किसका काम है? कार्यपालिका का काम है। तीसरा अंग होता है हमारा, थर्ड ऑर्गन होता है जुडिशियरी, जुडिशियरी, न्यायपालिका,
न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम होता है विधि का वर्णन करना, इंटरप्रेट करना, विधि का वर्णन करना और विधि का वर्णन, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। और दूसरा काम क्या होता है भाई, जस्टिस प्रोवाइड करना, न्याय देना, जस्टिस, है ना, जस्टिस प्रोवाइड करना, जस्टिस देना, प्रोवाइड करना जस्टिस, यहां पे लिख देती हूं, प्रोवाइड करना, प्रोवाइड जस्टिस, ठीक है, प्रोवाइड करना जस्टिस, ये हमारा जुडिशरी का काम है, ठीक है। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है लॉ मेकिंग का, विधि निर्माण करना। कार्यपालिका का काम है विधि का क्रियान्वयन करना, उसको एग्जीक्यूट कराना। जुडिशरी का काम होता है विधि को इंटरप्रेट करना, विधि का वर्णन करना और जस्टिस प्रोवाइड करना, न्याय देना, ठीक है। अब हम इनको डिस्क्रिप्टिवली देखेंगे कि विधायिका के अंडर कौन है, विधायिका कैसे काम करती है, कार्यपालिका कैसे काम करती है और जुडिशरी कैसे काम करती है। ठीक है। अब हमने सबसे पहला ऑर्गन हमारा क्या था, फर्स्ट ऑर्गन पे हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्गन क्या था गवर्नमेंट का, फर्स्ट ऑर्गन था हमारा विधायिका। विधायिका, विधायिका मीन्स इंग्लिश में लेजिस्लेचर, 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 ठीक है। विधायिका का काम क्या है, लॉ का, विधि का निर्माण करना, ये हमारा विधायिका का काम है, अभी हम पढ़ के आए। अब ये विधि का निर्माण कैसे करती है, विधायिका विधि निर्माण करना, विधि निर्माण करना, विधि निर्माण, विधि निर्माण, विधि निर्माण करना, ये विधायिका का काम है। विधायिका 2 स्तरों पे विधि का निर्माण करती है, एक पहले केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, है ना, यही तो है फेडरलिज्म, संघात्मक व्यवस्था की शक्तियों का जो बंटवारा है वो केंद्र और राज्य के बीच में होता है। तो विधायिका कैसे कर रही है, विधायिका विधि निर्माण केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे। केंद्र स्तर पे क्या होता है, केंद्र स्तर पे सेंट्रल और यहाँ पे स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे कैसे होता है, सेंट्रल में केंद्र में कौन होता है, केंद्र में यहाँ पे हमारा केंद्र में कैसे होगा जी, केंद्र में क्या होगी, एक पार्लियामेंट होगी, केंद्र में क्या होगी, पार्लियामेंट होगी, संसद, संसद होगी, संसद में राज्यसभा, ठीक है, पूरा लिख देती हूं, संसद में कौन होगी, राज्यसभा होगी, राज्यसभा होगी और लोकसभा होगी, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा उच्च सदन, लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन, निम्न सदन, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं उच्च सदन। यहाँ पे अगर हम बात करें तो संसद कहाँ होती है, ART, आर्टिकल को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ART, आर्टिकल 79 में संसद का प्रोविजन है। राज्यसभा बात करती है, अनुच्छेद हमारा आर्टिकल 80, लोकसभा के बारे में बात करता है आर्टिकल 81, हमें इसके बारे में बताता है। राज्यसभा को हम उच्च सदन भी कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन, हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल भी हम इसी को बोलते हैं। हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल, और इसी को ही पॉपुलर हाउस भी इसको बोला जाता है, पॉपुलर हाउस, ओके। तो केंद्र लेवल पे हमारा कौन होता है, केंद्र लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है।
ये विधि निर्माण करते हैं। वहीं पे स्टेट लेवल पे भी हमारा कौन होता है, विधानमंडल होता है। स्टेट लेवल पे विधानमंडल होता है, विधानमंडल, लेजिस्लेचर, इसको भी लेजिस्लेचर, इसको विधानमंडल होता है। ये भी 2 स्तरों में होता है। ये आवश्यक नहीं है कि हर राज्य में दोनों ही सदन आपको देखने को मिले। 2 स्तर पे कैसे, विधान परिषद को हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा मिक्स हो जाएगा वरना। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद को हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, और विधानसभा, और होती है विधानसभा को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां पे जो मेंबर होते हैं इन्हीं को ही हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA। इन्हीं सदस्यों को कहा जाता है MLA, और यहाँ पे जो सदस्य होते हैं उनको कहा जाता है MLC। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि राज्य स्तर पे हमारे पास क्या होते हैं, 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद की जब हम बात करते हैं तो विधान परिषद को हम क्या बोलते हैं, विधान परिषद को ही हम उच्च सदन बोलते हैं, यहाँ पे इसको निम्न सदन बोला जाता है। अनुच्छेद की जब हम बात करेंगे तो विधानमंडल जो है हमारा, ये हमारा अनुच्छेद आर्टिकल 168 बात करेगा। विधान परिषद के बारे में 169 बात करेगा। ये बात करता है हमारे अनुच्छेद आर्टिकल 169 में, 169। और विधानसभा की जब बात की जाती है तो विधानसभा जो है वो है अनुच्छेद 170 में। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, यहीं पे हम इनको याद करते हुए चलेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट। इस तरह से हमने देखा कि विधायिका में जो विधि निर्माण है वो 2 स्तरों पे होता है। ठीक है, विधायिका में विधि निर्माण 2 स्तर है, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे। केंद्र स्तर पे पार्लियामेंट में राज्यसभा, लोकसभा। पार्लियामेंट की बात करेंगे अनुच्छेद 79, राज्यसभा की बात करेंगे अनुच्छेद 80, और लोकसभा की बात करेंगे तो अनुच्छेद 81। इसी तरह से राज्य में विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, विधान परिषद के मेंबर को हम बोलते हैं MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अनुच्छेद आर्टिकल 169। यहाँ पे विधानसभा की बात करेंगे तो आर्टिकल 170, और विधानमंडल का जो प्रोविजन है आर्टिकल 168 में। अब देखें, यहाँ पे यह आवश्यक नहीं है, यहाँ पे जो राज्य है, राज्य स्वतंत्र होता है कि अगर वह चाहे तो जरूरी, यह आवश्यक नहीं है कि हर राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन हो। ठीक है, जब हम इंडिया में, हमारे भारत में भी 6 ही राज्य हैं, 6 राज्य हैं। आप इसको यहाँ पे अलग से पॉइंट ऐड कर लेंगे। 6 राज्य हैं भारत में, टोटल 28 स्टेट्स हैं। 28 स्टेट्स में 6 राज्य हैं जहाँ पे क्या है, 6 राज्य में विधान परिषद है, जहाँ पे विधान परिषद है। 6 राज्य जहाँ विधान परिषद है। कौन कौन से हैं? पहला राज्य हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश। दूसरा बिहार, यूपी, बिहार। थर्ड हम बात करेंगे महाराष्ट्र। फोर्थ बात करेंगे महाराष्ट्र। इसके बाद बात करेंगे, फोर्थ हमारा स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका के बाद है तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस तरह से 6 स्टेट हैं जिन राज्यों में क्या है,
विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, बाइकैमरल सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो अब तक हमने विधायिका देखा, हमने विधायिका को अच्छे से समझा। अब हम गवर्नमेंट के नेक्स्ट ऑर्गन को समझेंगे। सेकेंड ऑर्गन हमारा गवर्नमेंट का क्या है? पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका। सेकेंड ऑर्गन कार्यपालिका, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कैसे काम करती है? कार्यपालिका भी दो तरीके से, विधि का एग्जीक्यूट करवाना है ना, कार्यपालिका का काम क्या है? विधि का क्रियान्वयन करना, विधि को एग्जीक्यूट करवाना, ये कार्यपालिका काम है। ये भी दो स्तरों कैसे कराएगा? केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे, और राज्य स्तर पे। केंद्र स्तर पे बात करेंगे तो केंद्र में कौन प्रमुख? राष्ट्रपति। केंद्र में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। आर्टिकल, अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 52 दूसरे प्रमुख उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 प्रधानमंत्री, छोटे में लिख दे, प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75 का क्लोज 1 प्रधानमंत्री की हेल्प करने के लिए क्या होती है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल होता है जो प्रधानमंत्री को सलाह देता है, जिसकी सलाह पे प्रधानमंत्री काम करते हैं, ठीक है, मंत्रिमंडल। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 में, ठीक है, इस तरह से जो है विधि का एग्जीक्यूशन होता है। राज्य स्तर पे जब हम बात करेंगे, राज्य का प्रमुख राज्यपाल। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के बाद हमारे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की बात करेंगे, मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के बाद हमारे आते हैं मंत्री। मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए कौन होगी? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए भी यहाँ पे क्या होती है? एक मंत्री परिषद होती है, ठीक है। यहाँ पे भी इनको सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के लिए अनुच्छेद की अगर हम बात करेंगे तो मुख्यमंत्री का अनुच्छेद कौन सा? 164। मुख्यमंत्री के बाद इसको भी सलाह देने के लिए कौन होती है? एक मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद होती है, अनुच्छेद 163 में। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है। इस तरह से हमने देखा कार्यपालिका। कार्यपालिका में जो विधि का एग्जीक्यूशन होगा वो दो स्तर पे होगा जी, हमारा केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे। केंद्र स्तर पे राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 में उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 75 का 1 क्लोज, फर्स्ट क्लोज, और मंत्री परिषद, मंत्री परिषद अनुच्छेद 74 में, ठीक है। अब हमारा थर्ड ऑर्गन क्या है गवर्नमेंट का? थर्ड ऑर्गन की अब हम बात करेंगे। थर्ड ऑर्गन है गवर्नमेंट का हमारा न्यायपालिका, न्यायपालिका, जुडिशियरी, न्यायपालिका, जुडिशियरी। अब देखिए न्यायपालिका, न्यायपालिका में सर्वोच्च, न्यायपालिका में सर्वोच्च हमारा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय एकीकृत है, एकीकृत है, इंडिपेंडेंस है जुडिशरी। तो हम यहाँ पे न्यायपालिका कैसी है? इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे हमारा सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एक ही है, पूरे भारत का एक है न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय। फिर राज्य स्तर पे हमें देखने को मिलेगा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 214, आर्टिकल 214 उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के बाद जिला न्यायालय, जिला न्यायालय,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हमारे आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 233 अनुच्छेद 233 में जिला न्यायालय की बात की गई है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में जाना, वहां पे लिखा होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय। जिला एवं सत्र न्यायालय मतलब वहां पे वो दीवानी और क्रिमिनल दोनों मामलों को देखते हैं। सत्र न्यायालय जहां पे पनिशमेंट दी जाती है, जब आप कोई कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हैं तो उसके लिए जो पनिशमेंट है जेल भेजा जाना, जेल भेजा जाएगा। तो जेल जब भेजा जाएगा तो वो कहाँ से, सत्र न्यायालय से आप जाएंगे, सत्र न्यायालय से भेजा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा, हमने पढ़े आज अभी तक हमने पढ़ा कि सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका को हमने बहुत अच्छे से समझा है, अनुच्छेद के साथ हमने देखा क्या स्ट्रक्चर है, कैसे हमें थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पे हो जाती है कि हमारे जो देश में जो व्यवस्था चल रही है तो वो कैसे चल रही है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, सेंट्रल लेवल पे जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे हमें लोकसभा, राज्यसभा देखने को मिलती है। स्टेट लेवल पे हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, सीएम देखने को मिलता है, राज्यपाल देखने को मिलते हैं उधर। ठीक है, कार्यपालिका का काम क्या होता है, लॉ को एग्जीक्यूट करवाना, विधि का क्रियान्वयन करना कार्यपालिका का काम है। थर्ड हमारा ऑर्गन था न्यायपालिका। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय सबसे एकीकृत है, एकीकृत जुडिशरी है, एकीकृत में मतलब एक ही है फर्स्ट लेवल पे। ठीक है, जैसे हम वहाँ पे 2 स्तर पे देख रहे थे, राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे, यहाँ पे केंद्र स्तर पे सर्वोच्च न्यायालय होगा, सर्वोच्च है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट देश का एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। फिर स्टेट लेवल पे जब हम बात करेंगे तो हमें उच्च न्यायालय, और जिले की बात करेंगे तो हमें जिला न्यायालय देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद यहाँ तक हो गया, हमने बात की कि जब हम विशेषताएं संविधान की पढ़ रहे थे वहीं पे हमने एक विशेषता पढ़ी थी कि जो संविधान का काम है वो सरकार के अंग की सीमा तय करना सरकार का काम है, संविधान का काम है। ठीक है, तो हमने यहाँ से पढ़ा सरकार के कितने अंग हैं, हमने 3 अंग पढ़े इंपॉर्टेंट, सरकार के 3 अंग हमने पढ़े। यहाँ से हमें क्लैरिटी आई, हमें समझ आया कि हमारे देश की जो व्यवस्था है वो कैसे चल रही है। अब इसके बाद हम देखेंगे, अब मैं हमने फर्स्ट टॉपिक को ही जहाँ से हमने अपनी क्लास शुरू की थी हम उसी को कंक्लूड करेंगे। हमने एक शब्द लिखा था राज व्यवस्था। राज व्यवस्था हमने क्या पढ़ा था, राज व्यवस्था क्या है, हमने देखा था कि जो राज व्यवस्था है कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को व्यवहार में लाना ही राज व्यवस्था है। ठीक है, संविधान को व्यवहार में लाना ही राज व्यवस्था है, संविधान को व्यवहार में लाना ही राज व्यवस्था है। ठीक है, लाना ही क्या है, राज व्यवस्था है, पुटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू प्रैक्टिस। अब देखें, राज व्यवस्था मतलब राज्य और व्यवस्था, राज्य और व्यवस्था। राज्य से यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि हमारा पर्टिकुलर स्टेट, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, नो। राज्य का यहाँ पे मतलब है राष्ट्र से मतलब है। ठीक है, नेशन, नेशन से मतलब है। जब हम व्यवस्था की बात करते हैं तो व्यवस्था मतलब एक संचालन का तरीका, व्यवस्था में यही तो होता है तरीका, जिससे भाई कोई भी व्यवस्था कैसे रन होगी, तो तरीका, संचालन का तरीका, संचालन का तरीका, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब हमें यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि राज व्यवस्था को एग्जीक्यूट करने के लिए 4 अंगों का होना आवश्यक है। राज व्यवस्था के लिए 4 अंग होने चाहिए। राज व्यवस्था के लिए 4 अंग हैं, राज व्यवस्था के 4 अंग हैं, राज व्यवस्था के 4 अंग हैं, राज व्यवस्था के 4 अंग हैं। फर्स्ट, जनसंख्या का होना, जनसंख्या, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, जनसंख्या से मतलब लोग, जनता। भाई जब जनता होगी, लोग होंगे, तभी तो कोई राज व्यवस्था हम एग्जीक्यूट करवा सकेंगे। उन्हीं के लिए तो, जनता के लिए तो कोई तरीके, कोई व्यवस्था बनेगी। सेकंड, भूभाग होना, भूभाग, टेरिटरी, टेरिटरी होना। अब जनता के रहने के लिए जगह तो होनी चाहिए। थर्ड हमारा हो गया सरकार, सरकार ही तो बनाएगी नियम कानून, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट।
फोर्थ हमारा संप्रभुता। अब यहां से एक शब्द आता है संप्रभुता, सॉवरेनिटी, 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 संप्रभुता। अब यहां से हमें संप्रभुता, यहां से एक शब्द आता है संप्रभुता, इसको समझने की आवश्यकता है। संप्रभुता को अगर मैं बहुत साधारण शब्दों में आपको बताऊं तो संप्रभुता का मतलब है निर्णय लेने की शक्ति, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। संप्रभुता, संप्रभुता का क्या मतलब है कि निर्णय लेने की शक्ति। हम इसे कह सकते हैं कि देखिए, जैसे कि भारत क्या है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही कहा गया है कि जो भारत है वो अपने आंतरिक, भारत एक संप्रभु राज्य है। संप्रभु का मतलब कि भारत जो है वो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। जैसा कि जब तक हमारे देश, हमें आज़ादी नहीं मिली थी, भारत को आज़ादी नहीं मिली थी, तो हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तो उनके वहाँ से ब्रिटेन से ही कानून और नियम बनते थे, फिर उनको भारत में एग्जीक्यूट किया जाता था। लेकिन आज थोड़ी ना हम किसी के कानून और नियम मानते हैं, आज तो हमारा खुद का संविधान है, हमारे खुद के रूल एंड रेगुलेशंस हैं, हम उन्हें फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आज हम कंप्लीटली फ्री हैं, अब हम किसी पे डिपेंड नहीं हैं। ओके, तो यही मतलब होता है संप्रभुता का। संप्रभुता कई प्रकार की हो सकती है, संप्रभुता के प्रकार है, संप्रभुता के प्रकार एक बार हम बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं। संप्रभुता के प्रकार, संप्रभुता के प्रकार। फर्स्ट, आंतरिक संप्रभुता, आंतरिक संप्रभुता, इनर सॉवरेनिटी, इनर सॉवरेनिटी, इनर सॉवरेनिटी। इसका मतलब है कि जैसे हम देश के अंदर स्वतंत्र हैं, हमारी मर्जी, देश के अंदर स्वतंत्र, सभी लोग स्वतंत्र हैं। दूसरा, बाहरी स्वतंत्रता, बाहरी स्वतंत्रता, बाहरी संप्रभुता, शॉर्ट में लिख देती हूं, बाहरी संप्रभुता। ठीक है, बाहरी सेकंड हमारा हो गया बाहरी संप्रभुता। बाहरी संप्रभुता, आउटर सॉवरेनिटी, आउटर सॉवरेनिटी, आउटर सॉवरेनिटी कि भारत अपने बाहरी मामलों में भी स्वतंत्र है। थर्ड जब हम बात करेंगे तो थर्ड हमारा हो जाता है नाममात्र संप्रभु, नाममात्र संप्रभु, नाममात्र संप्रभु। नाममात्र संप्रभु से क्या मतलब है? नॉमिनल सॉवरेन होना, नॉमिनल सॉवरेन, नॉमिनल सॉवरेन। नॉमिनल सॉवरेन हम किसे कह सकते हैं? जैसे राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट। वास्तविक शक्ति किसके हाथ में? प्रेसिडेंट के हाथ में। तो फोर्थ होगी वास्तविक संप्रभु, संप्रभु, वास्तविक संप्रभु, वास्तविक संप्रभु, रियल सॉवरेन, रियल सॉवरेन, रियल सॉवरेन। रियल सॉवरेन कौन हो गए? पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। फिफ्थ हो गए रियल सॉवरेन हो गए। फिफ्थ हमारे हो गए लोकप्रिय संप्रभु, लोकप्रिय संप्रभु, लोकप्रिय संप्रभु, पॉपुलर सॉवरेन, पॉपुलर सॉवरेन, पॉपुलर सॉवरेन। पॉपुलर सॉवरेन में कौन हो गया? जनता। जनता स्वतंत्र है, वो जिसे चाहे अपना प्रतिनिधि बनाए, जिसको उसको मन कर रहा है उसको वोट देगी। सिक्स्थ हमारा हो गया लोकप्रिय संप्रभु। सिक्स्थ हमारी हो गई कानूनी संप्रभु, कानूनी संप्रभु, कानूनी संप्रभु। लीगल सॉवरेन, लीगल सॉवरेन। लीगल सॉवरेन कौन है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल सॉवरेन, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान।
संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है हमारे यहाँ पे। अगर बात कर ली जाती है, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान और न्यायपालिका में कौन सर्वोच्च है, तो हमेशा हमारा क्या है, संविधान ही सर्वोच्च है, क्योंकि न्यायपालिका को भी संविधान के अंदर रहकर ही काम करना है। न्यायपालिका संविधान से ऊपर नहीं है। कोई भी व्यक्ति संविधान, इंडिया भारत का जो हमारा जो संविधान है, सभी लोग उस संविधान के अंदर ही हैं, सबको उसके अंडर में रह के ही काम करना है। तो हमारे यहाँ पे क्या सॉवरेन है, संविधान सॉवरेन है, संविधान सर्वोच्च है। तो आज की क्लास को मैं अपनी को यहीं समाप्त करूंगी। और जैसा कि हमारा राज व्यवस्था, संविधान और राज व्यवस्था का आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। 3 क्लासेस में हमने इसको इंट्रोडक्शन को अपने को कंप्लीट किया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा और एक क्लैरिटी हमारे माइंड में थोड़ी सी एस्टैब्लिश हुई होगी। ठीक है, अब हम कल से हम अपना सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी सेकेंड चैप्टर पे होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप इस साथ के साथ क्लासेस की आप नोट्स बनाते रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ छोड़ सकते हैं। मैं वहाँ पे आपके व्यूज़ देखूंगी। थैंक यू सो मच।